हेलो फ्रेंड्स, वीएस क्लासेस फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हरियाणा जीके का क्रैश कोर्स, जिसमें हम लगभग पूरी हरियाणा स्टैटिक जीके कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अभी जैसे कि आपके स्टेट और ग्राम सचिव के एग्जाम्स आ रहे हैं, तो उसी को देखते हुए हमने ये वीडियो तैयार किया है। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम परिचय देख लेते हैं हरियाणा का। कई बार इसी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। सबसे पहले देखते हैं हरियाणा का क्षेत्रफल। हरियाणा का जो क्षेत्रफल है वो है 44,212 स्क्वायर किलोमीटर। ये हम जो आंकड़े आपको बता रहे हैं ये जनगणना 2011 के आंकड़े हैं, क्योंकि उसके बाद से जनगणना हुई नहीं है अभी। तो क्षेत्रफल हमने देख लिया 44,212 स्क्वायर किलोमीटर। जनसंख्या है 2,53,51,51,462, जिसमें पुरुषों की जो संख्या है वो है 1,34,94,734। 1,34,94,734। और महिलाओं की जो संख्या है इसमें वो है 1,18,56,728। तो आप देखेंगे कि जो है महिलाओं की जो संख्या है वो पुरुषों के मुकाबले काफी कम है। अब आगे देखते हैं कि जो बाल जनसंख्या 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनकी कितनी जनसंख्या है। उनकी है 33,80,721। उसमें से पुरुष बच्चे कितने हैं, मेल कितने हैं, वो हैं 18,43,109। और जो लड़कियां हैं वो है 15,37,612। तो यहाँ भी हम देखेंगे कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों के मुकाबले काफी कम है। अब हम साक्षरता दर की बात करते हैं, तो ये काफी बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है एचएसएससी के एग्जाम्स में कि साक्षरता दर बताइए हरियाणा की जनगणना 2011 के अनुसार। तो वो है 75.55%। हरियाणा में कुल जिले हैं 22, खंड हैं 140 और गांव है 7,356। ये तो हो गई एक बेसिक जानकारी। अब हम देख लेते हैं कि हरियाणा की सीमा किस किस राज्य के साथ लगती है। तो जो हरियाणा की जो सीमा है वो राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, ये 5 राज्यों के साथ लगती है। और चंडीगढ़ से लगती है और दिल्ली से लगती है। ठीक है, चंडीगढ़ और दिल्ली 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, तो 5 राज्य हो गए। जो यमुना नदी है वो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के साथ अपनी पूर्वी सीमा को परिभाषित करती है। तो इस तरह से कुछ देखेंगे तो इधर हरियाणा रह जाता है और दूसरी साइड में यूपी आ जाता है। तो उत्तराखंड का बहुत ही कम हिस्सा हरियाणा से टच है। तो मेनली जब क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में तो हम बताते हैं कि जो यमुना नदी है वो उत्तर प्रदेश को हरियाणा से अलग करती है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। और हरियाणा दिल्ली के उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी सीमाओं का निर्माण करते हुए 3 तरफ दिल्ली से घिरा हुआ है। और दिल्ली से घिरा होने के कारण इसका काफी क्षेत्र जो हो एनसीआर में शामिल। आगे देखते हैं। हमने देखा कि हरियाणा का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 44,212 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1.34% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा भारत का 21वां बड़ा राज्य है। हरियाणा की सीमा राजस्थान से सर्वाधिक और हिमाचल से न्यूनतम जुड़ी हुई है। कई बार आ चुका है कि कौन सा ऐसा जिला है हरियाणा में जिसकी सीमा किसी दूसरे राज्य से नहीं लगती। तो पहले होता था रोहतक, अब चरखी दादरी जिला बनने के बाद ये हो गए 2 जिले, रोहतक और चरखी दादरी की सीमा किसी दूसरे राज्य से नहीं लगती है। अब हम देखेंगे हरियाणा के प्रतीक चिन्ह। सबसे पहले देख लेते हैं हरियाणा का राज्य वृक्ष। तो हरियाणा का राज्य वृक्ष है पीपल। उसके बाद बात करते हैं राज्य पुष्प की। तो हरियाणा का राज्य पुष्प है कमल। राज्य पक्षी कौन सा है हरियाणा का? हरियाणा का राज्य पक्षी है काला तीतर, जिसे हम ब्लैक फ्रैंकलिन भी बोलते हैं। हरियाणा का राज्य पशु है ब्लैक बक। और राजकीय खेल हरियाणा का कुश्ती है। कई बार पूछ लेता है हरियाणा के प्रतीक चिन्ह से भी क्वेश्चन। इतिहास में हरियाणा शब्द की चर्चा कहाँ कहाँ हुई है? तो इसमें हम देखेंगे कि ऋग्वेद में हरियाणा को
रज हरियाणे कहा गया है, और मनुस्मृति में हरियाणा को ब्रह्मवृत कहा गया है। उसके बाद देखेंगे हर्षचरित। हर्षचरित को किसने लिखा था? बाण भट्ट ने, और इसमें हरियाणा को श्रीकंठ जनपद कहा गया है। और महापुराण, महापुराण किसने लिखी? पुष्पदंत ने। पुष्पदंत ने हरियाणा को कहा हरियाणऊ। अब देखते हैं कि हरियाणा के गठन के बारे में। हरियाणा के गठन की शुरुआत से हम देखते हैं कि 9 सितंबर 1932 को दीनबंधु गुप्त ने हरियाणा को अलग करने का सुझाव दिया। जब उन्होंने हरियाणा को अलग करने का सुझाव दिया तो उस समय आर्य समाज, हिंदू महासभा तथा जनसंघ पार्टी ने इसका विरोध किया था। ये क्वेश्चन आ चुका है पहले एग्जाम में कि इसका विरोध किसने किया था। जब उन्होंने ये सुझाव दिया तो इसका विरोध किया था आर्य समाज, हिंदू महासभा और जनसंघ पार्टी ने। आगे देखते हैं कि उसके बाद 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फार्मूला आता है। ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई एग्जाम्स में आप देखेंगे कि ये आ चुका है। जब सच्चर फार्मूला 1 अक्टूबर 1949 में आता है तो उसमें हरियाणा को भाषा के तौर पर अलग करने की बात कही गई। पंजाबी क्षेत्र और हिंदी क्षेत्र में इसको बांटने की बात की, लेकिन लोगों ने इसे स्वीकार नहीं किया, तो सच्चर फार्मूला एक तरह से चल नहीं पाया। फिर 19 दिसंबर 1953 को फजल अली आयोग का गठन किया जाता है। जो फजल अली आयोग का गठन वो भारत सरकार ने किया था कि भाषा तथा संस्कृति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सके, और इस आयोग ने 1956 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। उसके बाद देखेंगे 1965 में लोकसभा के अध्यक्ष हुकुम सिंह इनकी अध्यक्षता में पंजाब विभाजन पर विचार करने के लिए एक संसदीय समिति का गठन किया गया था 1965 में। और 1965 में ही संत फतेह सिंह ने पंजाबी सूबे की स्थापना के लिए आमरण अनशन की घोषणा कर दी। तो संत फतेह सिंह ने आमरण अनशन की घोषणा की थी, लेकिन हम जानते हैं कि हरियाणा बना 1966 में, और इन्होंने आमरण अनशन किया 1965 में। तो इन्होंने अपना आमरण अनशन खत्म कर दिया था, क्योंकि उसी टाइम पे पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध शुरू हो गया था, तो इसलिए इन्होंने अपना अनशन खत्म कर दिया था। और फिर जो 23 अप्रैल 1966 को जेसी शाह आयोग का गठन होता है। ये होता है जो हुकम सिंह की अध्यक्षता में जो संसदीय समिति का गठन हुआ था, उसी की सिफारिश से जेसी शाह आयोग का गठन होता है। इसे पंजाब सीमा आयोग भी कहा गया है। पंजाब सीमा आयोग भी कहा गया। तो इसके सदस्य कौन कौन थे? इसके सदस्य थे जेसी शाह, एस दत्त और MM फिलिप। 18 सितंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन विधेयक पारित हो जाता है, और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन हो जाता है। इसके बाद जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन हुआ तो वो संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा किया गया था? तो बताइए उसको संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा? तो उसको संविधान के 18वें संशोधन द्वारा किया गया था, और हरियाणा देश का 17वां राज्य इस तरह से बन गया था। अब हरियाणा अलग राज्य बन चुका है, तो उसके प्रथम मुख्यमंत्री कौन हुए? तो प्रथम मुख्यमंत्री हुए पंडित भगवत दयाल शर्मा। ये 1 नवंबर 1966 से 23 मार्च 1967 तक अपने पद पर रहे। इसी तरह क्वेश्चन आ जाता कि हरियाणा के प्रथम राज्यपाल थे श्री धर्मवीर, जो 1 नवंबर 1966 से 14 सितंबर 1967 तक राज्यपाल रहे। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष ये हैं सन्नो देवी, और प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष आए तो वो भी हैं सन्नो देवी। 6 दिसंबर 1966 से 7 मार्च 1967 तक ये रही। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं हरियाणा के? ये रहे हैं भजन लाल। सबसे ज्यादा बार कौन बने?
सबसे ज्यादा बार बने ओम प्रकाश चौटाला। कुछ ऐसा समय भी आया कि जब हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। 3 बार ऐसा हो चुका है। सबसे पहले हुआ ये 2 नवंबर 1967 से 21 मई 1968 तक राष्ट्रपति शासन लगा। दूसरी बार 30 अप्रैल 1977 से 20 जून 1977 तक राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। और तीसरी बार 6 अप्रैल 1991 से ये राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। 6 अप्रैल 1991 से 22 जून 1991 तक। अब हम देख लेते हैं कि हरियाणा में कितनी विधानसभा हैं। तो हरियाणा में है विधानसभा की कुल 91 सीटें, जिसमें 90 निर्वाचित और 1 मनोनीत। 90 जो हमारे एमएलए हैं वो लोगों के द्वारा चुन के आते हैं और 1 मनोनीत किया जाता है। हरियाणा विधानसभा में 17 क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किए गए हैं। सबसे ज्यादा विधानसभा क्षेत्र फरीदाबाद और हिसार में है, जिसमें 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। और सबसे कम है विधानसभा क्षेत्र पंचकुला में। हरियाणा में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं हरियाणा में? हरियाणा में राज्यसभा की 5 सीटें हैं। तो देख लीजिए, लोकसभा की 10 सीटें और राज्यसभा की 5 सीटें। सबसे ज्यादा विधानसभा क्षेत्र 7 फरीदाबाद और हिसार में। न्यायालय की बात करते हैं। जब हरियाणा अस्तित्व में आ गया 1 नवंबर 1966 को, तो हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ तीनों के लिए एक संयुक्त उच्च न्यायालय बना, जिसे पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय कहा जाता है। तो ये 1 नवंबर 1966 से ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार एग्जाम में। हरियाणा में पहला मोबाइल न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया? ये हुआ मेवात में। पर्यावरण न्यायालय कहाँ है? तो ये है फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र में। पारिवारिक न्यायालय कहाँ है? हरियाणा में पारिवारिक न्यायालय कहाँ है? कई बार पूछ लेगा, आपको 3-4 ऑप्शन देगा और फिर उसमें से बताएगा कि इसमें कहाँ है या इनमें से किसमें नहीं है। तो हिसार, भिवानी, फरीदाबाद और गुरुग्राम में 4 जगह पारिवारिक न्यायालय हैं। अब हम मंत्रिमंडल देख लेते हैं। सबसे पहले हरियाणा के वर्तमान में हम मंत्रिमंडल देखेंगे। ये हैं मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर। इनके पास कौन कौन से विभाग हैं? तो फाइनेंस का, वित्त का, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एंड अर्बन एस्टेट, तो कंट्री प्लानिंग का भी इनके पास है। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का, इरिगेशन वाटर रिसोर्सेज का, सिंचाई का इनके पास है। आईटी इनके पास है। पब्लिक रिलेशन इनके पास है। हाउसिंग, प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। तो मुख्य रूप से ये हैं, बाकी आप इसमें देख सकते हैं। और उसके बाद उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला। आप जानते हैं बीजेपी और जेजेपी, भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की मिलीजुली सरकार है हरियाणा में। तो मुख्यमंत्री बीजेपी से मनोहर लाल खट्टर और जेजेपी से उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला। इनके पास रेवेन्यू और डिजास्टर मैनेजमेंट है। एक्साइज और टैक्सेशन इनके पास है। पंचायत का डेवलपमेंट इनके पास है। इंडस्ट्री कॉमर्स इनके पास है। पब्लिक वर्क्स इनके पास है। फूड, सिविल, कंज्यूमर अफेयर्स, लेबर, सिविल एविएशन, रिहेबिलिटेशन, इस टाइप के इनके पास विभाग हैं। ये हैं श्री अनिल विज जी। इनके पास गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य, मेडिकल, आयुष, टेक्निकल एजुकेशन, साइंस टेक्नोलॉजी, मुख्य रूप से ये विभाग हैं। और शिक्षा का विभाग कंवरपाल जी के पास, इनके पास फॉरेस्ट, टूरिज्म, पार्लियामेंट्री अफेयर, हॉस्पिटैलिटी और कला संस्कृति का भी इनके पास। तो गृह मंत्री अनिल विज, शिक्षा मंत्री कंवरपाल। अब देख लेते हैं ट्रांसपोर्ट किसके पास है। ट्रांसपोर्ट है मूलचंद शर्मा के पास। इनके पास माइंस, जियोलॉजी, स्किल डेवलपमेंट और इलेक्शंस का भी इनके पास है। उसके बाद रणजीत सिंह जी हैं, इनके पास पावर, जेल, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये इनके पास हैं। तो कृषि मंत्री कौन है? जयप्रकाश दलाल। इनके पास फिशरीज और लॉ एंड लेजिस्लेटिव का भी है। इसी तरह बनवारी लाल जी के पास कोऑपरेशन और एससीबीसी का
वेलफेयर डिपार्टमेंट इनके पास है। अब देख लेते हैं कि हरियाणा में जो विधानसभा है उसमें किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती हैं। हमने बताया कि 90 MLA हैं वो चुनाव लड़के आते हैं, तो इसमें इंडियन नेशनल लोक दल को 1 सीट मिली है, कांग्रेस को 31, स्वतंत्र हैं 7, 40 सीटें बीजेपी को और 10 सीटें जेजेपी को। तो इन्होंने दोनों ने मिलकर बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया और HLP को 1 सीट मिली। तो इस तरह से 90 सीटों का बाइफर्केशन हमने आपको बता दिया। हरियाणा में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 10। और 10 सीटों पे आज के समय में कौन कौन है? तो अंबाला से, पहले तो इससे हम देख लेंगे कि 10 सीटें हैं कहाँ कहाँ। अंबाला, भिवानी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र, रोहतक, सिरसा, सोनीपत। अब अंबाला से कौन सांसद हैं? श्री रतनलाल कटारिया। अब आप देखिए कि सारे जो हैं वो बीजेपी के ही हैं, तो 10 की 10 सीटें किसके खाते में? बीजेपी। अंबाला से श्री रतनलाल कटारिया, भिवानी महेंद्रगढ़ से श्री धर्मवीर सिंह, फरीदाबाद से श्री कृष्णपाल गुर्जर, गुड़गांव से राव इंद्रजीत सिंह, हिसार से श्री ब्रिजेंद्र सिंह, करनाल से श्री संजय भाटिया, कुरुक्षेत्र से श्री नायब सिंह, रोहतक से श्री अरविंद कुमार शर्मा, सिरसा से श्रीमती सुनीता दुग्गल और सोनीपत से श्री रमेश चंद्र कौशिक। देखते हैं कि हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी कितनी है। तो हरियाणा में 3 पुलिस कमिश्नरी हैं, पंचकुला, गुड़गांव और फरीदाबाद। और पुलिस रेंज कितनी है? पुलिस रेंज है 5। ये कहाँ कहाँ है? ये है अंबाला, हिसार, करनाल, रेवाड़ी और रोहतक। ये क्वेश्चन आ चुका है कि कौन इनमें से पुलिस जिला है। तो पुलिस जिला है झांसी। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब कौन सी पुलिस रेंज के अंडर में कौन कौन से जिले आते हैं एक बार ये भी देख लेते हैं। अंबाला के अंडर में अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र। हिसार के अंडर में हिसार, हांसी, फतेहाबाद, सिरसा और जींद। करनाल के अंडर में करनाल, पानीपत, कैथल। रेवाड़ी के अंडर में महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पलवल, नूंह। और इसी तरह रोहतक में रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी और चरखी दादरी। तो इसमें मेन आपको ये देखना है कि 5 पुलिस रेंज हैं और पुलिस जिला है झांसी। मंडल देख लेते हैं। मंडल है 6। काफी बार आ चुका है ये क्वेश्चन, हर बार किसी न किसी एग्जाम में आ ही जाता है। तो 6 मंडल हैं, अंबाला, फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार, रोहतक और करनाल। इनमें भी देख लेते हैं। अंबाला के अंडर में है अंबाला, कुरुक्षेत्र, पंचकुला और यमुनानगर। ऐसे ही फरीदाबाद के अंडर में फरीदाबाद, पलवल और मेवात। गुरुग्राम के अंडर में गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी। हिसार में है फतेहाबाद, जींद, हिसार और सिरसा। रोहतक में झज्जर, दादरी, रोहतक, सोनीपत, भिवानी। और करनाल में करनाल, पानीपत और कैथल। अब देख लेते हैं हरियाणा में जो 22 जिले हैं, एक बार ये देख लेते हैं कि वो जिले कब बने थे। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में कि आप बताइए इस जिले का गठन कब हुआ था। तो हम सीरीज वाइज उनको देख लेंगे कि जब सबसे पहले हरियाणा अस्तित्व में आया 1 नवंबर 1966 को, तो उसमें कितने जिले थे। कई बार तो यही क्वेश्चन आ जाता है कि उसमें कितने जिले थे। तो उसमें थे उस समय 7 जिले। ये देखिए, ये 7 जिले थे उस समय। तो अंबाला, जींद, करनाल, हिसार, रोहतक, महेंद्रगढ़ और गुड़गांव। अब बढ़ के 22 हो चुके हैं। 66 के बाद 72 में 22 दिसंबर 1972 में 2 जिले और बन जाते हैं, सोनीपत और भिवानी। 23 जनवरी 1973 में कुरुक्षेत्र बन जाता है और 26 अगस्त 1975 को सिरसा 11वां जिला बनता है। और फिर 2 अगस्त 1979 को फरीदाबाद। अब देखिए 1 नवंबर 1989 को 4 जिलों की स्थापना होती है, पानीपत, कैथल, रेवाड़ी और
यमुनानगर। 15 अगस्त 1995 को पंचकुला 17वां जिला बन जाता है। फतेहाबाद 15 जुलाई 1997 को, और इसी दिन झज्जर। तो झज्जर और फतेहाबाद 15 जुलाई 1997 को। 4 अप्रैल 2005 को मेवात, और इसी तरह 13 अगस्त 2008 को पलवल, और जो हमारा लेटेस्ट है 18 सितंबर 2016 को चरखी दादरी हरियाणा का 22वां जिला बन गया, जो भिवानी से अलग होके बना है। अब हम देख लेते हैं नगरों के उपनाम। कई बार आपने देखा होगा एग्जाम्स में विज्ञान नगरी, धान का कटोरा, पेरिस ऑफ हरियाणा, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने देखे हैं। एक बार उनको भी देख लेते हैं कि विज्ञान नगरी किसे कहा जाता है। तो विज्ञान नगरी है, हरियाणा के संदर्भ में हम ये बातें करेंगे, तो ये है अंबाला। धान का कटोरा और हरियाणा का पेरिस, ये है करनाल। इसे धान का कटोरा क्यों कहा गया, यहाँ पे धान की काफी उपज होती है इसलिए। राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये भी है करनाल में। स्टील सिटी, यहाँ पे स्टील की काफी फैक्ट्रीज हैं। और मैग्नेट सिटी, तो ये है हिसार। एजुकेशनल सिटी रोहतक। साइबर सिटी किसे कहा जाता है, इसे सोलर सिटी भी कहा जाने लगा है, तो ये है गुरुग्राम। हरियाणा लोक प्रशासन विभाग, ये कहाँ स्थित है, ये है गुरुग्राम में। गुरुद्वारों का शहर, ये है कैथल। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र। बुनकरों का शहर पानीपत। और पीतल नगरी किसे कहा जाता है, रेवाड़ी को। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में, इसलिए हमने इसमें बीच में डाला है। यमुनानगर का प्राचीन नाम अब्दुल्लापुर। भिवानी को हरियाणा का काशी और भारत का क्यूबा या मिनी क्यूबा भी कहा जाता है। और मंदिरों का शहर भी कौन है, वो है भिवानी। शहीदों का शहर झज्जर, और पिंक सिटी फतेहाबाद। सिटी ऑफ कॉटन, सिटी ऑफ कॉटन है पलवल। एक बार ध्यान से आप देख लीजिए इनको, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। अब जनगणना के कुछ आंकड़े और देख लेते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से देश में 18वां स्थान है हरियाणा का, और देश की कुल जनसंख्या का 2.09% हरियाणा में निवास करता है। हरियाणा का जो जनसंख्या घनत्व है वो 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला हरियाणा में। जनसंख्या घनत्व से मतलब है प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति वहां पे निवास कर रहे हैं। जहाँ एरिया कम हो और आदमी ज़्यादा हो तो वहाँ जनसंख्या घनत्व ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा। तो फरीदाबाद छोटा सा जिला है लेकिन वहाँ पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है फरीदाबाद। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से हरियाणा का देश में 11वां स्थान है। लिंगानुपात जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा में 879, और साक्षरता दर पहले भी हमने बताया 75.55%। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला हरियाणा में कौन सा है, तो वो है गुरुग्राम। अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण इमारत। तो इसमें हम देखेंगे काफ़ी देखने योग्य स्थान है हरियाणा में। कुछ प्राचीन इमारतें हैं हरियाणा में जो काफ़ी वर्ल्ड फेमस हैं। तो वो इमारतें कहाँ हैं, कब वो बनाई, किसने बनवाई, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले गुजरी महल। गुजरी महल है हिसार में, 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण कराया। इसी तरह काबुली बाग मस्जिद है पानीपत में, 1527 में बाबर ने बनवाया। इब्राहिम सूरी का मकबरा, इब्राहिम सूरी का मकबरा है नारनौल में, ये बनवाया शेरशाह सूरी ने 1540 में। अब हमने नारनौल में जो चीज़ें हैं उनको हमने इकट्ठा कर दिया है। तो इब्राहिम सूरी का मकबरा नारनौल में। जल महल ये भी नारनौल में, 1591 में शाह कुली खान ने इसको बनवाया। बीरबल का छत्ता वो भी है नारनौल में, 17वीं शताब्दी में राय मुकुंद दास ने इसको बनवाया।
और नारनौल में ही है चोर गुम्बद, तो इसे भी आप नोट कर लेना। चोर गुम्बद है नारनौल में। ओस मीनार है अंबाला में, 1540 में शेरशाह सूरी ने इसे बनवाया। अब देखिए ये भी 1540 में, यहाँ भी, तो इससे आपको ये भी पता लग जाएगा उस टाइम पे कौन शासन कर रहा था कहाँ पे। शेख चिली का मकबरा थानेसर में 1650 में दारा शिकोह ने बनवाया। और महम चौबीसी का चबूतरा, ये नाम है इसमें, महम, महम रोहतक के अंडर में आता है, 1656 में तुगलक ने इसको बनवाया। शेख तैयब का गुम्बद, ये है कैथल में, 16वीं शताब्दी में हजरत शाह सिकंदर ने इसको बनवाया था। और देखते हैं शीश महल, शीश महल है फरुखनगर में, 1711 में मुगल गवर्नर ने इसको बनवाया था। अब देख लेते हैं हरियाणा के कुछ इंपोर्टेंट नृत्य। सबसे पहले धमाल नृत्य। जो धमाल नृत्य है वो बीन, तुम्बे, खड़ताल के ऊपर किया जाता है। और मंजीरा नृत्य है, ये मेवात में फेमस है, ये डफ और मंजीरों के साथ होता है। छठी नृत्य है वो शिशु के जन्म के छठे दिन किया जाता है, मेनली औरतों के द्वारा किया जाता है। ये घोड़ी नृत्य शादी के अवसर पे किया जाता है, या कभी कभी व्यापारिक मेलों में भी इसका आयोजन होता है। तीज नृत्य तीज के अवसर पर। फाग नृत्य होली के अवसर पर, होली फागुन में होती है इसलिए इसको फाग नृत्य कहते हैं। लूर नृत्य, ये एग्जाम्स में आ चुका है कि लूर नृत्य कब किया जाता है। लूर नृत्य होली से 2 सप्ताह पूर्व किया जाता है, इसे आप नोट कर लीजिए। खोड़िया, ये लड़के के विवाह के अवसर पर लेडीज करती हैं। और छड़ी नृत्य, ये गुगा नवमी पर उनके भक्तों के द्वारा किया जाता है। अब हम कुछ स्थलों से संबंधित क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं वो बता देते हैं। पितरों के श्राद्ध के लिए तीर्थ किसे माना गया है हरियाणा में, ये है पिहोवा को हरियाणा में पितरों के श्राद्ध के लिए तीर्थ माना गया है। किस वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था? भगवान श्री कृष्ण ने बरगद के वृक्ष के नीचे गीता का उपदेश दिया था। ब्रह्म सरोवर का निर्माण किसने कराया था? ब्रह्म सरोवर कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। ब्रह्म सरोवर का निर्माण राजा कुरु ने करवाया था। अल ब्रूनी की प्राचीन पुस्तक उल हिंद, कई बार तो यही क्वेश्चन आ जाता है कि उल हिंद किसकी पुस्तक है, तो ये है अल ब्रूनी की। उसमें किस झील का उल्लेख है? उसमें ब्रह्म सरोवर का उल्लेख है। महाभारत का युद्ध जीतने के बाद युधिष्ठिर ने कौन सा कुआं बनवाया था? तो युधिष्ठिर ने बनवाया था चंद्रकूप। और देखते हैं ज्योतिषर किसके लिए प्रसिद्ध है? ज्योतिषर क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसलिए ये प्रसिद्ध है। नवग्रह कुंड कहाँ स्थित है? नवग्रह कुंड कहाँ है? ये है कैथल में। भूतेश्वर मंदिर कहाँ है? तो भूतेश्वर मंदिर है जींद में। किस नगर को बावड़ियों और तालाबों का नगर कहा जाता है? बावड़ियों और तालाबों का नगर कहा जाता है नारनौल को। अब देखते हैं उद्यान और अभ्यारण्य। इनसे तो आपको पता है, एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही। तो जो राष्ट्रीय उद्यान है वो हरियाणा में 2 हैं, सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो गुड़गांव में है, और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान जो यमुनानगर में है। और वन्य जीव अभ्यारण्य वे है 8। सबसे पहले कलेसर, कलेसर ये देखिए, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान भी है और कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। तो ये है यमुनानगर में, सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है हरियाणा का। वीर शिकारगाह, वीर शिकारगाह है पंचकुला में। छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? छिलछिला है कुरुक्षेत्र में। नाहड़, नाहड़ वन्य जीव अभ्यारण्य है रेवाड़ी में। अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य है सिरसा में। भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य है झज्जर में। खप्परवास वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी झज्जर में, तो झज्जर में हो गए 2, भिंडावास और खप्परवास। और पंचकुला में भी 2 हैं, वीर शिकारगाह और खोलही रायतान। तो पंचकुला में 2, झज्जर में 2, एक कलेसर, 5 तो यही हो गए। फिर एक कुरुक्षेत्र रेवाड़ी और
सिरसा में। इस तरह से कुल मिला के 8 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। अब हम देखते हैं संरक्षण गृह। संरक्षण गृह हैं 2। सरस्वती वन्य अभ्यारण्य ये कैथल में है, और बीहड़ बड़ा वन वन्य अभ्यारण्य ये जींद में है। हिरण उद्यान कहाँ है? हिरण पार्क हिसार में है। इसके बाद चिड़ियाघर देख लेते हैं। चिड़ियाघर मिनी चिड़ियाघर भिवानी में, रोहतक चिड़ियाघर है तिलियार में, और एक पीपली में मिनी चिड़ियाघर। तो मिनी चिड़ियाघर भिवानी, पीपली और रोहतक का चिड़ियाघर, 3 मुख्य चिड़ियाघर हो गए। प्रजनन केंद्र, प्रजनन केंद्र देख लेते हैं। चिंकारा प्रजनन केंद्र, चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है? कैरू में। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र ये है भोर सैदा में, जो कुरुक्षेत्र में है। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र ये पिंजौर में है। और तीतर प्रजनन केंद्र मोरनी में है। मोरनी हिल्स आपने सुना होगा, मोरनी हिल्स ये कहाँ पे है? ये पंचकुला में। मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र ये झाबुआ में। तो चिंकारा, गिद्ध, तीतर और ये मोर और चिंकारा, तो ये 5 मुख्य रूप से प्रजनन केंद्र हो गए, नोट कर सकते हैं आप। सबसे पहले सुल्तानपुर झील। सुल्तानपुर झील कहाँ है? सुल्तानपुर झील है गुड़गांव में। ये फरुखनगर में है, जो गुड़गांव के अंडर में आता है। तो सुल्तानपुर झील भारत का राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको देखा था कि राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। सर्दियों के मौसम में यहाँ साइबेरियन पक्षी आते हैं, और देश विदेश से लोग इस झील को देखने के लिए आते हैं। तो सबसे पहले होगी सुल्तानपुर झील। उसके बाद खलीलपुर झील, ये है पटौदी में, ये भी गुड़गांव के अंडर में ही आता है। आगे बढ़ते हैं। दमदमा झील, दमदमा झील है सोहना में, ये भी गुड़गांव में ही है। सोहना झील ये गर्म पानी का चश्मा भी इसको बोलते हैं। इसका पानी हमेशा गर्म रहता है, और ऐसा माना जाता है कि इसमें नहाने से जो चर्म रोग वो ठीक हो जाते हैं। इसका पानी गर्म क्यों रहता है? इसका पानी गर्म रहता है सल्फर और गंधक की उपस्थिति के कारण। तो ये क्वेश्चन अगर आ जाए कि सोना झील में पानी गर्म क्यों रहता है, तो वो रहता है सल्फर और गंधक की उपस्थिति के कारण। आगे बढ़ते हैं। कोटला झील, कोटला झील है मेवात में, जिसको हम नू बोलते हैं। इसी तरह उजीना झील, जिसे संगेली झील भी कहा जाता है, ये भी नू में है। और चंदेली झील ये भी नू में है। और बड़खल झील, बड़खल झील हरियाणा के फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। फरीदाबाद में बड़खल झील। सूरजकुंड झील ये इंपॉर्टेंट है काफी। सूरजकुंड झील हरियाणा के फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये देखिए महत्वपूर्ण झीलों में से एक है। ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार। इसका निर्माण किसने कराया था? तो जो इसका निर्माण है वो तोमर वंश के राजा अनानपाल, इसको सूरजपाल भी बोला जाता है, तो उन्होंने इसका निर्माण कराया था। कई बार आता है कि किस वंश के राजाओं ने कराया था, तो तोमर वंश के राजा ने कराया था। और यहीं पर सूरजकुंड मेले का आयोजन होता है। हर वर्ष सूरजकुंड मेले का आयोजन सूरजकुंड झील पे ही होता है। और ये मुख्यतः 1 से 15 फरवरी के बीच में इस मेले का आयोजन किया जाता है। सूरजकुंड मेले के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। ब्रह्म सरोवर झील ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म सरोवर झील है, ये कुरुक्षेत्र में है। ये हरियाणा का प्राचीनतम सरोवर है। तो हरियाणा का प्राचीनतम सरोवर कौन सा है? वो है ब्रह्म झील, ब्रह्म सरोवर झील। उसके बाद कर्ण झील, नाम से ही है, कर्ण करनाल में। भिंडावास झील ये झज्जर में है। झज्जर को शहीदों की नगरी भी कहा जाता है। तो बीच बीच में आप ये उपनाम भी याद करते रहिए। ब्लू बर्ड हिसार में। और तिलियार झील रोहतक में। अभी हमने बताया था जो चिड़ियाघर है वो तिलियार झील पे ही है। तो तिलियार झील रोहतक में। टिकर झील ये है पंचकुला में। चिली झील ये फतेहाबाद में है। तो चिली झील है फतेहाबाद में। सनहित सरोवर है
कुरुक्षेत्र में। अब हम देख लेते हैं नदियों के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि कौन सी नदी कहाँ से निकलेगी और हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करेगी, कौन कौन से जिलों को उससे लाभ होगा, उसकी सहायक नदियाँ कहाँ वो जाके समाहित होगी, उस पर कौन से बांध हैं। तो इस टाइप से सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम इसमें कवर कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यमुना नदी। तो यमुना नदी हमने पहले भी बताया, ये हरियाणा और यूपी को अलग करती है। पहले तो आप इसी क्वेश्चन को आप रट लीजिए, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो यमुना नदी किसके साथ सीमा अलग करती है? ये उत्तर प्रदेश के साथ। ये निकलेगी यमुनोत्री से, उत्तराखंड में, जिस बंदरपुंज से, वहां से। तो यमुनोत्री इसका उद्गम स्थल है। हरियाणा में प्रवेश करेगी कलेसर से। अब आप देखिए, जो भी वर्ड आप दोबारा देख रहे हैं उसको आप थोड़ा सा, अगर आप वीडियो शुरू से देख रहे हैं तो कलेसर, कलेसर और कहाँ आया? राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य। तो आप ये देखिए, कलेसर यमुनानगर में, तो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ? यमुनानगर में। तो इस चीजों को आप लिंक करते चलिए। ये नहीं कि हम ये नदी पढ़ रहे हैं तो पीछे वाला सब भूल जाएंगे। तो पहले हमने पढ़ा है कि कलेसर, तो कलेसर कहाँ? यमुनानगर में। तो ये यमुनोत्री से निकलेगी, कलेसर से हरियाणा में इसकी एंट्री होगी। और इससे यमुनानगर, करनाल, सोनीपत, पानीपत, फरीदाबाद, पलवल, इन जिलों को इसका पानी मिलेगा। और इसकी सहायक नदियां सोम, पथराला और बूढ़ी हैं। इसके बाद ये फरीदाबाद के हसनपुर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाएगी। अब ये हरियाणा में यहाँ तक है, फरीदाबाद के हसनपुर में। उसके बाद ये कहाँ चली जाएगी? उत्तर प्रदेश में। अब देखिए हथनी कुंड, हथनी कुंड बैराज किस नदी के ऊपर है? यमुना नदी के ऊपर। अंगपुर बांध, ये फरीदाबाद में पड़ता है, यमुना नदी के ऊपर। किसाऊ बांध, रेणुका बांध, लखवार बांध, चेक डैम, चेक डैम सोम नदी। अब सोम नदी क्यों आया? ये देखिए, सोम यहाँ से आया। सोम इसकी यमुना की सहायक नदी है। तो इसको थोड़ा सा आप लिंक करके देखिए, ये सारे यमुना नदी पे हैं। ये चेक डैम ये सोम नदी पे, क्योंकि ये इसकी सहायक नदी है। इसी तरह घग्गर नदी हम देखेंगे, ये डगशाई शिमला जो हिमाचल प्रदेश के अंडर में आता है, तो डगशाई इसका उद्गम स्थल है। हरियाणा में एंट्री कालका से, जो पंचकुला में है। उसके बाद पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा, इनको इसके पानी का लाभ मिलेगा। और इसकी सहायक नदियां झाझरा और कौशल्या। अब देखिए, जब ये सिरसा में पहुंच गई, सिरसा के बाद ये कहाँ चली जाएगी? राजस्थान में चली जाएगी। तो हरियाणा में ये सिरसा तक है। इसके ऊपर ये देखिए वीराज बांध, ये O2 में है, सिरसा में। कौशल्या बांध पंचकुला में। चमाला बांध, डगरना बांध और दीवान वाला बांध, ये सारे घग्गर नदी के बांध। इसके बाद देखते हैं सरस्वती नदी, ये आदि बद्री, सिरमौर, ये भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। हरियाणा में एंट्री अंबाला से, अंबाला, कुरुक्षेत्र और कैथल, 3 जिलों को इसके पानी की सुविधा मिलेगी। टंगरी, मारकंडा, टांग इसकी सहायक नदियां। फिर कहाँ जाएगी? संगरूर, पंजाब में घग्गर नदी में मिल जाएगी। अब देखो, ये घग्गर नदी अभी जाके घग्गर नदी में मिलके वहां पे ये सरस्वती नदी खत्म। इसके ऊपर कौन सी झील है? सेनिसा, सेनिसा झील कहाँ है? सरस्वती नदी के ऊपर। अब देखते हैं मारकंडा नदी, ये नाहन हिमाचल प्रदेश से निकलती है। हरियाणा में एंट्री, ये भी अंबाला से, यही अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, सेम सरस्वती नदी की तरह। इसकी सहायक नदियां रण, बेगना और नकटी। अब ये देखिए सेनिसा झील यहाँ पे भी आ गया, तो ये सेनिसा झील में मिल जाएगी। तो इसका संबंध भी सेनिसा झील से हो गया। फिर है टांगरी, जिसे डांगरी भी बोलते हैं, ये मोरनी हिल्स जो पंचकुला में है, वहां से इसका उद्गम स्थल है। तो हरियाणा में भी एंट्री, पंचकुला हरियाणा में ही है, तो इसकी एंट्री हम वहीं से मानेंगे, पंचकुला से ही। अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, ये देखिए तीनों में कॉमन है, ये इसके बेनिफिट इनको मिल रहा है पानी का। तो बलियाली और आमरी इसकी सहायक नदियां हैं। दक्षिण में छज्जू मजरा तक, फिर मुलाना के पास मरकंडा में मिल जाएगी। ये लास्ट में कहाँ जाके मिल जाएगी? मारकंडा में। अब देखिए मारकंडा में मिल गई। अभी देखते हैं चेतंग नदी, चेतंग नदी निकलती है, ये भी हिमाचल से, शिवालिक की पहाड़ियों से। यमुनानगर से ये हरियाणा में प्रवेश करेगी। यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद, कैथल, इनको इसके पानी का लाभ मिलेगा। और इसकी सहायक नदी है राक्षी। अब राक्षी ये यमुनानगर से
निकलती है तो सिर्फ यमुनानगर तक ही फैली हुई है, तो ये फिर ये मिल जाएगी चेतंग नदी में। तो एक पर्टिकुलर हिस्से में ये राक्षी नदी के नाम से चलेगी, फिर ये चेतंग नदी में मिल जाएगी। इसी तरह साइवी नदी ये जयपुर से की बहरोड की पहाड़ियों से निकलती है और रेवाड़ी से कोट कासिम से इसकी हरियाणा में एंट्री है। रेवाड़ी गुड़गांव को ये पानी देती है। सोता, बारकनिया नाला, इंदौरी नाला ये इसके सहायक नदियां हैं। और ये तितरपुर, मसानी गांव, धारूहेड़ा, वो धारूहेड़ा से होते हुए नजफगढ़ झील में ये समाहित हो जाएगी। नजफगढ़ दिल्ली में है, तो ये यहाँ से हरियाणा से दिल्ली में चलेगी। इस पे मसानी बैराज ये आ जाता है। मसानी बैराज कहाँ है? ये है धारूहेड़ा में। कौन सी नदी पे? साहिबी नदी। फिर इंदौरी नदी, ये नूह से मेवात से प्रवेश करेगी, मेवात में ही रहेगी और साहिबी नदी में ये मिल जाएगी। ऐसे ही कृष्णावती नदी, ये जयपुर से आती है, दक्षिण हरियाणा से प्रवेश करेगी। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और झज्जर को इसका बेनिफिट मिलेगा और ये बहरोड नाले में समाहित हो जाएगी। इसी तरह दोहन नदी, ये नीम का थाना, जयपुर और ढोसी की पहाड़ियों से निकलती है। रेवाड़ी से एंट्री करेगी। रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ को पानी उपलब्ध कराते हुए बिलोचपुर के पास साहिबी नदी में मिल जाएगी। तो इसको थोड़ा आप लिंक कर लेना कि कई नदियां हैं जो थोड़े समय तक ये अपने मूल रूप में रहती हैं और बाद में दूसरी नदी के रूप में विलुप्त होकर दूसरी नदी का ही रूप धारण कर लेती हैं। अब हम देख लेते हैं हरियाणा में पशुधन विकास एवं प्रशिक्षण संबंधी संस्थान। कई बार क्वेश्चन इससे आ चुका है। तो सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान कहाँ है और इसकी स्थापना कब हुई थी। तो राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1955 में हुई। ये है करनाल में। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई और ये कहाँ है? केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1985 में हुई। ये हिसार में है। इसी तरह राष्ट्रीय अश्व, तो घोड़ों के लिए अनुसंधान संस्थान, ये 1986 में इसकी स्थापना हुई। ये हिसार में है। इसी तरह पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, तो ये विश्वविद्यालय हिसार में 2010 में इसकी स्थापना हुई। पशु चिकित्सा टीकाकरण संस्थान, ये भी हिसार में। हरियाणा पशु चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान, ये भी हिसार में। तो हमने देखा कि राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान करनाल में है। बाकी केंद्रीय भैंस अनुसंधान, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान, पशु चिकित्सा ये विज्ञान का यूनिवर्सिटी, टीकाकरण संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान, ये सब कहाँ पे हैं? हिसार में। अब देख लेते हैं हरियाणा में ऊर्जा के संसाधन। हरियाणा विद्युत बोर्ड की स्थापना हुई थी 3 मई 1967 को। सभी गांवों में बिजली पहुंचाने वाला पहला राज्य हरियाणा बना था भारत में। पूरे भारत में हरियाणा सबसे पहले ऐसा राज्य बना जिसके सभी गांवों में बिजली पहुंच गई थी। ये 1967 में ही। हरियाणा में विद्युत विनियंत्रक आयोग की स्थापना कब हुई? तो हरियाणा में विद्युत विनियंत्रक आयोग की स्थापना हुई 16 अगस्त 1998 में। राज्य की प्रथम विद्युत परियोजना जिसे निजी कंपनी को सौंपा गया, तो ऐसी परियोजना हमें बतानी है जिसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, प्राइवेट कंपनी को उसे दे दिया गया। तो ये थी दीन बंधु छोटू राम तापीय विद्युत परियोजना। अब तापीय विद्युत केंद्र कौन कौन से हैं, कहाँ हैं, कब वो अस्तित्व में आए, उनकी कितनी क्षमता है, तो ये सारी चीजें अभी हम देखेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पानीपत तापीय विद्युत केंद्र से। ये है आसन कला, पानीपत में, नाम से ही स्पष्ट है पानीपत। तो ये आसन कला पानीपत में है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1979 को हुई थी और इसकी क्षमता 1367.80 मेगावाट। ये जो भी दी है क्षमता ये सारी मेगावाट में है, 1367.80 मेगावाट। उसके बाद दीन बंधु छोटू राम तापीय विद्युत परियोजना, जो अभी हमने पिछली स्लाइड में भी देखा था कि प्रथम विद्युत परियोजना जिसे निजी कंपनी को सौंपा गया। तो दीन बंधु छोटू राम तापीय विद्युत परियोजना ये है यमुनानगर में। इसकी स्थापना हुई 14 अप्रैल 2008 को। इसमें 600 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता है और इसे कोयला प्राप्त होता है
कोयला सेंट्रल कोल फील्ड से। ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इनको कोयला कहाँ से प्राप्त होता है। राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना तीसरे नंबर पे, ये है खेदार हिसार में। इसकी स्थापना हुई 24 अगस्त 2010 में। इसकी क्षमता 1200 मेगावाट है और इसको कोयला मिलता है महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, जो कि उड़ीसा में है। तो ये आप नोट कर लीजिए, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना को कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? तो राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना को कोयला मिलता है कोयला महानदी कोलफील्ड लिमिटेड से, जो कि उड़ीसा में है। और वहीं से कोयला मिलता है इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना को, जिसे अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना भी कहते हैं। ये झज्जर में है। 4 मार्च 11 में इसकी स्थापना हुई और इसकी क्षमता है इन सबसे ज्यादा 1500 मेगावाट। इसको भी सप्लाई कोयला होता है कोयला महानदी कोलफील्ड लिमिटेड उड़ीसा से। आगे देखते हैं कि महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना 5वीं परियोजना, ये भी है झज्जर में। ये आई 2012 में और इसकी क्षमता है 1320 मेगावाट। नेक्स्ट, जल विद्युत परियोजनाएं। सबसे पहले पश्चिमी यमुना नहर विद्युत परियोजना। तो ये पश्चिमी यमुना नहर वाली है, ये है यमुना नगर में। स्थापना हुई इसकी 1980 में और इसकी क्षमता है 62.7 मेगावाट। दूसरी है सूक्ष्म जल है, ये ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना। ये है ककरोई सोनीपत में और इसकी क्षमता है 100 मेगावाट। नोट कर सकते हैं आप। नाभिकीय ऊर्जा, सबसे पहले गोरखपुर परमाणु विद्युत परियोजना। इसकी कुल क्षमता 2800 मेगावाट। तो इसमें 700 के 4 प्लांट हैं और ये हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है, गोरखपुर गांव में। यह परियोजना न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा बनाई जा रही है। किस द्वारा? न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसके प्रथम चरण की शुरुआत 2014 में की गई। और इसके अलावा ये तो होगी फतेहाबाद में, इसके अलावा भिवानी और हिसार में भी दूसरे जो नाभिकीय विद्युत केंद्रों की स्थापना की गई है। सौर विद्युत केंद्र कहाँ है? ये है यमुनानगर के बुधकला में। हरियाणा का प्रथम सोलर पावर प्लांट कहाँ लगाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरियाणा का प्रथम सोलर पावर प्लांट कहाँ लगाया गया? तो ये लगाया गया चरखी दादरी के नंदा गांव में। अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा का मुख्यालय है गुरुग्राम में। और जब पवन ऊर्जा की बात आती है तो उसके लिए उपयुक्त क्षेत्र हरियाणा में कहाँ है? तो वो है मोरनी की पहाड़ियां और अरावली की पहाड़ियां। इस तरह से हमने तापीय ऊर्जा, जल विद्युत परियोजना, नाभिकीय, सौर, पवन ऊर्जा, सारी ऊर्जा से संबंधित क्वेश्चन हमने कवर करने की कोशिश की है। अब आगे बढ़ेंगे, खेलों से संबंधित थोड़ा देख लेते हैं कि हरियाणा राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है। तो हरियाणा राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है भीम पुरस्कार। इसके अलावा 2015 खेल नीति के अनुसार कुछ और पुरस्कारों की घोषणा भी की गई, तो उनके नाम और राशि भी हम आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे महाराणा प्रताप अवार्ड की। तो इसमें 2 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। ये जो खिलाड़ी पूरे जीवन में अपना खेलों को योगदान देते हैं उनको ये राशि मिलती है। ये अवार्ड दिया जाता है उनके अचीवमेंट के लिए। एकलव्य अवार्ड जूनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है अच्छे प्रदर्शन के लिए, तो ये है 1 लाख रुपए का। उसके बाद गुरु वशिष्ठ अवार्ड, इसमें 2 लाख रुपए का ये इनाम मिलता है। ये खेल प्रशिक्षकों के लिए है स्पेशली ये। और रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड, ये महिलाओं को दिया जाता है खेल के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए। और विक्रमादित्य अवार्ड मिलता है रेफरी, जज या अंपायर को विशिष्ट प्रदर्शन के लिए, तो ये है 2 लाख रुपए का। तो हमने देखा कि ज्यादातर में
2 लाख रुपए। अब थोड़ी सी बातें फिल्म जगत की। हरियाणा की प्रथम फिल्म, हरियाणा की जो प्रथम फिल्म है वो है धरती, 1968 में ये आई। मुख्यतः ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी। उसके बाद जो हरियाणा की दूसरी फिल्म आई हरफूल सिंह जाट जुलान। तो पहली फिल्म वैसे तो धरती हो गई, लेकिन ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी। अगर मूल रूप से देखें तो फिर हरफूल सिंह जाट जुलानी जो कि हरियाणा की दूसरी फिल्म आई। उसके बाद हरियाणा की प्रथम सफल फिल्म, तो फिल्मों से संबंधित भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। हरियाणा की प्रथम सफल फिल्म है बहुरानी, ये आई 1961 में। हरियाणा की सर्वाधिक सफल फिल्म, तो हरियाणा की सर्वाधिक सफल फिल्म की बात करें तो वो रही है चंद्रावल, जो 1984 में आई थी। काफ़ी पॉपुलर हुई थी ये। पहली राष्ट्रीय अवार्ड, ये टाइपिंग एरर है तो राष्ट्रीय अवार्ड कर लेंगे यहाँ पे। तो राष्ट्रीय अवार्ड जीतने वाली फिल्म तो ये है लाडो। हरियाणा फिल्म नीति, हरियाणा फिल्म नीति आई 26 अक्टूबर 2018 में, और इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो इसके अध्यक्ष हैं सतीश कौशिक। हरियाणा फिल्म नीति के तहत हाल ही में जो फिल्म बनी है तो वो है छलांग, जिसमें राजकुमार राव ने अभिनय किया है। स्टूडेंट्स, ये था हरियाणा जीके का क्रैश कोर्स, जिसमें हमने लगभग हर क्षेत्र से, हरियाणा के क्षेत्र से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो इम्पोर्टेंट जानकारी थी वो आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब VS क्लासेस फॉर यू। थैंक यू।